दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं आज के मार्केट के ऊपर। देखिए, आज के दिन निफ्टी ने प्लस में क्लोजिंग दी, 61 पॉइंट स्टेज 25,522 पर निफ्टी क्लोज कर चुका है। तो वापस से निफ्टी 25,500 के जो स्तर है उसके ऊपर आ चुका है। अब टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको सिखाया था और उसके अंदर हमने निफ्टी में देखा था कि निफ्टी ने अभी तक कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया था। अब होमवर्क आपका ये है कि आप मिड कैप में चेक करो, स्मॉल कैप में चेक करो कि क्या ये ब्रेकडाउन कर चुके हैं या फिर नहीं। क्योंकि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे पिछले कुछ वीडियोस के अंदर कि सर अब आप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं, मिड कैप के ऊपर बातचीत नहीं होती है, स्मॉल कैप फंड के ऊपर बातचीत नहीं होती है। तो उसके पीछे का दोस्तों रीज़न है क्योंकि अभी आप नोटिस कर सकते हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, प्रॉमिस आपको मैंने किया था कि ये जो फंड्स में करेक्शन होता है, मिड कैप और स्मॉल कैप गिरते हैं 20%, 15%, मोर देन 20%, तो उसके बाद में हम वहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे कि इन्वेस्टर किस तरह से फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा फंड बुरा है और किस तरह से हम फंड्स को चूज कर सकते हैं। तो अभी वापस से अगर ये कुछ होता है, ऐसा कुछ ब्रेकडाउन काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, तो डिस्कशन होगा सीखने के हिसाब से। बाकी आप कमेंट करके बताना अपनी टेक्निकल रिसर्च करके कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ब्रेकडाउन हो चुका है या फिर नहीं। देखो, निफ्टी बैंक ने तो ठीक किया, 307 पॉइंट्स का जंप है। बाकी आज के दिन निफ्टी बैंक ही चला है, मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स नीचे हैं। अब कल के दिन भी सेम सिचुएशन थी, स्टिल काफ़ी कमेंट्स मैंने देखे जिसमें इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो प्लस में बंद हुए। तो आज देखते हैं आज किन की क्लोजिंग, यानी किन के पोर्टफोलियो की क्लोजिंग प्लस में हुई है। सेक्टर्स को देख लेते हैं। रियल्टी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, 1% के साथ में तेज, फाइनेंशियल सर्विसेज तेज था, बैंक तेज थे, आईटी भी चलो ठीक है तेज था, इतना कुछ खास जंप नहीं है। और मार्केट अभी दोस्तों ठंडा ही रहेगा। आपको बताइए क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने वाले हैं और इस हफ्ते कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे वो भी हम बात करेंगे। और इस महीने में कितनी कितनी कंपनीज है, बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज है निफ्टी की, निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी की, उनके भी बारे में बातचीत होने वाली है। साथ में कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स क्रैश हुए हैं, उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है, फार्मा आज सबसे खराब परफॉर्म कर चुका है, एफएमसीजी भी कुछ खास नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पे कुछ खास सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है। अब दोस्तों कल के दिन आपने नोटिस किया होगा कि यूएस के मार्केट नीचे थे और उसके पीछे के रीज़न को हमने डिस्कस किया था कि ट्रंप ने जैसे ही 10% की धमकी दी ब्रिक्स को, वैसे ही ट्रंप का मार्केट यानी यूएस का मार्केट भी गिरना शुरू हो गया। क्योंकि ऑब्वियस है, यहाँ पे आप 10% लगाओगे तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो यूएस को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से आप देखोगे ना, तो क्लोजिंग भी वीक थी। नेस्डेक ने क्लोज किया 1% के ड्रॉप के साथ में। यहाँ पे हम S&P 500 को भी देखें तो ये भी 1% के आसपास नीचे था और डाउ जोन्स को देखे तो ये भी 1% के साथ में नीचे था। तो आज के दिन इसी वजह से ये जो कंपनीज हैं इनके स्टॉक्स हैं, मतलब जो अपनी जो ग्रोथ कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। अब देखते हैं आज किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं। साथ में दोस्तों ट्रंप की तरफ से एक न्यूज़ आती है कि ट्रंप ने लगा दिया है 25% का टैरिफ साउथ कोरिया और जापान के ऊपर। अब ये दोनों कंट्रीज एक्टिवली यूएस के साथ में बातचीत में नहीं थी। अब देखते हैं, टाइम थोड़ा सा दिया है इनको बातचीत करने के लिए। साथ में आप देख सकते हैं इंडिया की जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि जो हमने न्यूज़ देखी थी कि नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स यानी 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी खबर हम देख पाए कि डील को लेकर। हो सकता है वो भी देखने को नहीं मिले, हो सकता है थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाए, कितना टाइम लगेगा वो भी एक बार हम देखते हैं। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि इंडिया के साथ में डील बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, यानी बहुत ही करीब है। जल्द ही हम ये सिचुएशन यानी ये इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी कि डील हो चुकी है। डील कैसी है, अच्छी है, ख़राब है, मार्केट के क्या रिएक्शंस है, उसको फिर अपन चेकआउट करेंगे। ठीक है, 14 कंट्रीज़ के ऊपर ये टैरिफ लगा दिया है, वो चीज़ आपको पता ही है। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि इंडिया चाहता है कि जैसे तैसे करके ये जो डील है ना, ये ख़त्म हो जाए 8 जुलाई तक, यानी आजकल के अंदर। लेकिन ये एक्सटेंड हो सकती है 1 अगस्त तक, अगर कोई स्पेसिफिक डील नहीं मिली अपने को, कुछ सूट नहीं करी इंडिया को भी यूएस को भी, क्योंकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी तभी डील साइन होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो टाइम लग जाएगा, 1 अगस्त तक हमको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। वो जो हाई टैरिफ था वो नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये चीज़ आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। डील होने में भी थोड़ा सा और समय बाकी है, तो सस्पेंस मार्केट के अंदर अभी और होगा। और इसी वजह से जो भी पर्टिकुलर कंपनीज है उनके स्टॉक्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, उनकी न्यूज़ के हिसाब से, उनकी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन ब्रॉडर मार्केट के अंदर कुछ खास हलचल नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो की भी बात करें तो कुछ स्पेसिफिक कंपनी है जो ऊपर नीचे हो रही है, बाकी टोटल ब्रॉडर जो मार्केट है पोर्टफोलियोज है वो इतना कुछ खास अभी नहीं कर पा रहे हैं। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि तेलों के दाम घटे थे, मार्केट को अच्छा प्रभाव पड़ा था, लेकिन वापस से थोड़ा सा चलना ये शुरू हो चुका है। ये न्यूज़ इम्पैक्ट इतना नहीं डाल पाई जितना डालना चाहिए था।
आगे चल के देखते हैं कुछ और कट होता है, मतलब कट नहीं सॉरी, प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं ओपेक, तो देखते हैं ऑयल के प्राइसेस नीचे आते हैं या फिर नहीं। अभी की सिचुएशन देखें तो ठीक है, इतना कुछ खास बड़ी तेजी बनी नहीं है, लेकिन जो भी गिरावट हमने देखी थी वो वापस से कवर होने की कोशिश ऑयल का प्राइस करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो अच्छी न्यूज़ बनी हुई थी एफएमसीजी कंपनीज के लिए, केमिकल कंपनीज के लिए, पेंट्स कंपनीज के लिए, वो अभी बैड न्यूज़ के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है और उनके स्टॉक थोड़े से नीचे जाते हुए देखने को मिल पा रहे हैं। आगे चलते हैं। देखो ये बहुत बड़ा इवेंट है, Q1 के रिजल्ट। जो भी इन्वेस्टर्स हो गए अपनी गन के अंदर बुलेट को लोड करके बैठे हो गए, यानी कैश को होल्ड करके बैठे हो गए, क्योंकि Q1 के रिजल्ट में पता चलेगा कि किस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया पिछले 3 महीनों में, और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे के 3-6 महीनों में कंपनीज कैसा परफॉर्म कर सकती है वो भी मैनेजमेंट आपको बताने की कोशिश करेगा। अब देखो रिजल्ट स्टार्ट होगा, वैसे कुछ कंपनीज के नंबर्स आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन निफ्टी 50 की जो कंपनी है टीसीएस, मतलब निफ्टी 50 में सबसे पहले जो नंबर देगा वो टीसीएस देगा। तो इसकी वजह से ये जो सीजन है Q1 के रिजल्ट का वो शुरू होगा, और वो कब शुरू होगा? जुलाई 10 को। तो जुलाई 10 को टीसीएस के नंबर्स हैं, उसके आगे कौन कौन सी बड़ी कंपनीज के नंबर्स हैं आप देख सकते हैं, और कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन कौन सी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है, नोट करके आप इनको रखना। देखो टीसीएस के नंबर्स हैं 10 जुलाई को, यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगी। टीसीएस के साथ में टाटा एलेक्सी के भी नंबर्स हैं। अब इसके नंबर्स 3 क्वार्टर में से 2 क्वार्टर खराब गए, 1 क्वार्टर ठीक गया, तो डाउन ट्रेंड ही है अभी स्टॉक के अंदर। आनंद राठी वेल्थ, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं 10 तारीख को टीसीएस के साथ में। ये अच्छा कर रहा है, कमेंट्री अच्छी है, फाइनेंशियल मार्केट वाली कंपनीज वैसे भी तेजी में है। 7 जुलाई 11 को डी मार्ट के नंबर्स आने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी मार्ट का नेम मेंशन कर रखा है, और ये 11 जुलाई को, आई थिंक यहाँ पे सैटरडे होगा, तो सैटरडे वाले दिन डी मार्ट के नंबर्स आएंगे, ठीक है। 14 जुलाई को आप देख सकते हैं सैटरडे है, उसके बाद में ऑफ है, तो 14 जुलाई को एक्सेल टेक के नंबर्स आने वाले हैं। ये तीसरी लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया की, और उसके साथ में एक जो कंपनी है टाटा टेक, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। ये भी इन्वेस्टर देखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, कोई भी रिकवरी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, ना ही रिजल्ट अच्छा आ रहे, ना ही स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों जुलाई 15 को HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नंबर्स हैं। यहाँ पे सारी इंश्योरेंस कंपनीज आ जाएगी, ये लॉम्बार्ड भी आ जाएगा, इसके साथ में ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी आ जाएगी। तो 15 जुलाई को इंश्योरेंस होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं 16 जुलाई को टेक महिंद्रा के नंबर्स आने वाले हैं। आगे चलते हैं 17 जुलाई को एक्सिस बैंक के नंबर्स हैं, तीसरा सबसे बड़ा बैंक इंडिया में। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में LTI माइंट्री भी नंबर्स देगी उसी दिन। जुलाई 18 को JSW स्टील के नंबर हैं, और उसके बाद में आप देख सकते हैं 19 जुलाई को HDFC बैंक और ICICI बैंक के नंबर्स आने वाले हैं। और ICICI बैंक दोस्तों बिल्कुल भी निराश इन्वेस्टर्स को नहीं कर रहा है, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ में स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। सबसे अच्छी बात है कि वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है, तो विन विन सिचुएशन है इसके इन्वेस्टर्स के लिए। साथ में 21 तारीख को सीमेंट कंपनी की रिजल्ट है अल्ट्राटेक, उसके बाद में इन्फोसिस 23 जुलाई को, और 24 जुलाई को दोस्तों बजाज फाइनेंस और नेस्ले इंडिया के नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी कंपनीज हैं जो इस महीने फोकस में रहेगी। इसके साथ में और भी काफ़ी सारी कंपनीज होगी, छोटी छोटी कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज है, जिनके भी नंबर्स आएंगे, और हम क्या करेंगे, नंबर्स के ऊपर बातचीत करेंगे डिटेल में। एक्सपेक्टेशन की शीट अपने पास में आ ही जाती है, उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। नंबर्स अच्छे हैं तो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, नंबर्स खराब है तो स्टॉक के प्राइसेस नीचे जाते हैं। और नंबर अच्छे खराब ये तो चलो 1-2 दिन का रिएक्शन है, सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कहती है वो आपको बताने की कोशिश करता है कि अगले 3-4 महीने में बिजनेस कैसा चल सकता है। बिजनेस अच्छा चलेगा तो स्टॉक के प्राइसेस भी नॉर्मली अच्छा करते हैं, और बिजनेस खराब करेगा ना तो बिजनेस के साथ में स्टॉक के प्राइसेस भी खराब करते हैं। निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी में एक रिवर्सल है, यहाँ पे थोड़ा सा पेस हल्का हो चुका है निफ्टी का बढ़ने का, और उसके पीछे का रीज़न है Q1 के रिजल्ट्स। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज हैं, काफ़ी सारी स्टॉक्स हैं जिनके प्राइजेस में बहुत बड़ी बिकवाली हुई है, काफ़ी बेचा गया उनको, काफ़ी सेलिंग हो चुकी है, स्टॉक काफ़ी पिट चुके हैं। तो रीज़न देखते हैं, और टेक्निकली भी मैं आपको सिचुएशन यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से अपन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। कुछ भी खरीदना बेचना नहीं है, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे जस्ट हम सीखने के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। फर्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है टाइटन कंपनी। 6% का क्रैश है इसमें, सीधा 226 रुपीज़ नीचे, 6% का बड़ा क्रैश। इसको क्रैश हम कहेंगे क्योंकि ये एक ब्लू चिप कंपनी है, और स्टॉक ओपन हुआ था काफ़ी वीक, 3600 के भी नीचे, उसके बाद में 3500 को तोड़ा और 3400 की तरफ बढ़ना इसने शुरू किया।
कंपनी का मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ का, और वैल्यूएशन की बात करें तो 91 का पीई रेशियो है। तो जब भी इस तरह की वैल्यूएशन होती है, नॉर्मली अच्छी अपडेट भी मार्केट को अच्छी नहीं लगती है। अच्छी अपडेट हम किसको कहते हैं? डिसेंट अपडेट, की डबल डिजिट के साथ में ग्रोथ हो, या 15-20 या 20% हम मोटा मोटी लेके चलते हैं, 20% की ग्रोथ आती है तो उसको हम एक अच्छी ग्रोथ बोलते हैं। तो वो ग्रोथ भी इन्वेस्टर को अच्छी नहीं लगती है, जो वैल्यूएशन होती है 91, यानी बहुत महंगी। तो स्टॉक 5% के साथ में नीचे है Q1 की बिजनेस अपडेट के बाद में। अब देखो, कल हमने 3 ज्वेलरी कंपनी के नंबर्स को डिस्कस किया था अपडेट बेसिस में, जिसमें एक था कल्याण ज्वेलर्स, PNG, और एक था टाइटन। मैंने आपको कहा था तीनों कंपनीज के रिजल्ट को देखो और कंपेयर करो वैल्यूएशन के हिसाब से, और आपने देखा कि कल्याण के नंबर्स अच्छे थे, PNG के भी ठीक थे वैल्यूएशन के हिसाब से, और टाइटन की बात करें तो वैल्यूएशन ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ मिली है, टोटल ग्रोथ मिली है, वो 20% की मिली है। और कंपनी ने 10 नए स्टोर्स ओपन किए हैं। तो ये जो ग्रोथ है ना, ये कंपनी को पसंद, मतलब मार्केट को पसंद नहीं आई। और टाटा की जो ब्रांड है ना, रिटेल जो चेन है, चाहे हम क्लोथिंग आइटम की बात करें, जूडियो, वेस्टलाइफ, ट्रेंट, मतलब उसकी बात करें, या ज्वेलरी लाइन की बात करें, तो वीकनेस अभी ग्रोथ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन वाला माहौल बन रहा है और हो सकता है आगे भी बने। इंटरनेशनल बिजनेस इसका 49% के साथ में ग्रो कर चुका था, लेकिन इसको देखना नहीं था, ये हाईलाइट बना हुआ था। बट मार्केट देखेगा टोटल ग्रोथ को, ओवरऑल ग्रोथ को, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस से ज़्यादा इसकी जो कमाई होती है डोमेस्टिक बिजनेस पे टिकी हुई है। 70-75% जो भी कमाई है डोमेस्टिकली इसके ऊपर टिकी हुई है। तो मार्केट उसको देखेगा, उसको समझेगा। तो रिजल्ट दोस्तों वीक आ सकते हैं, और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि RK झुनझुनवाला जी, जो कि अब नहीं है, उनकी वाइफ इस पोर्टफोलियो को मैनेज करती है, और RK दमानी जी इस पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। इस कंपनी के स्टॉक में कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किया, कोई मेजर चेंजेस नहीं, अभी भी इसको होल्ड कर रहे हैं। तो 5-6% गिरना मतलब इनके पोर्टफोलियो से 900 करोड़ रुपीस निकल जाना। तो टॉप होल्डिंग के साथ में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पोर्टफोलियो को काफ़ी डैमेज होता है। तो इनकी जो टॉप होल्डिंग है अभी वीक है। आपके पास में है कि ये टॉप होल्डिंग में? आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेज क्या बोलते हैं इसके लिए। CLSA को स्टिल लगता है कि 20% के साथ में ग्रो कर चुका है, तो इसको लेना चाहिए 4326 के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे व्यूज होते हैं ब्रोकरेज हाउसेज के। यहाँ पे आप देखोगे MK ग्लोबल ने इसको बेरिश टारगेट दिया है 3350 रुपीज़ के। तो इसको देखेंगे अपन, इसके हिसाब से काम करेगी तो बेचेंगे, इसके हिसाब से काम करेंगे तो खरीदेंगे। तो दोनों चीज़ तो कर नहीं सकते हैं, तो इनके हिसाब से काम करना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नंबर्स को देखेगा, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अभी देख चुका है टेक्निकली क्या सिचुएशन है, अपने रेसिस्टेंस से स्टॉक नीचे आ रहा है, प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी, नंबर्स अच्छे नहीं आए, तो वो अपने प्रॉफिट को बुक कर रहा होगा इस टाइम। और प्रॉफिट होगा क्यों उसको? क्योंकि स्टॉक अभी रेसिस्टेंस पे है। तो ऑब्वियस है, स्टॉक नीचे लिया होगा, सपोर्ट पे लिया होगा, तो रेसिस्टेंस पे उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, और उन्होंने अभी अभी जो स्टॉक है उसको बुक किया है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि गोल्ड के प्राइस में वॉलेटिलिटी तो थी, लेकिन साथ में कंपटीशन भी इसमें बढ़ता जा रहा है। अब कंपटीशन की न्यूज़ कहाँ पे हम नहीं सुन पा रहे। पॉलीकैब देखिए, उसमें कंपटीशन है। बजाज फाइनेंस देखें, उसमें जियो फाइनेंस का कंपटीशन है। VBL देखें, उसमें रिलायंस का कैंपा कोला कंपटीशन है। एशियन पेंट्स देखिए, उसमें ग्रासिम का कंपटीशन है। अब यहाँ पे टाइटन में देखिए, इसमें कौन सा कंपटीशन है दोस्तों, इसका नेम देख सकते हैं कंपनी का, इंद्रिया। सिलेक्ट मार्केट के अंदर ही अच्छा कर रही है, नया प्लेयर है। साथ में ये भी देख सकते हैं जो एग्जिस्टिंग राइवल्स है इसके, जिसमें कल्याण ज्वेलर्स है, PC ज्वेलर्स है, इनकी तरफ से भी इसको कंपटीशन मिल रहा है। तो कंपटीशन अगर इन्वेस्टर खेलने लग जाएगा तो वो तो अपने पूरे पोर्टफोलियो को बेच देगा। तो बेटर ये है कि इन्वेस्टर ये देखें कि कितना कंपटीशन किस कंपनी को कितना डैमेज कर सकता है। अगर कोई ग्रोइंग मार्केट है जिसमें मार्केट ही ग्रो कर रहा है, तो उसमें नए प्लेयर्स आएंगे, तो नए प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा, पुराने प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई मार्केट ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, सिंगल डिजिट या लोअर सिंगल डिजिट के साथ में ग्रो कर रहा है, उसमें अगर कॉम्पिटिशन आ गए तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और कंपटीशन देखो सिंगल डिजिट में आए या लोअर डबल डिजिट में आए, दिक्कत स्टॉक में होगी। उस टाइम पॉइंट ही बनता है स्टॉक गिरेगे, लेकिन उसके बाद में ऊपर जाएगा या नहीं। जैसे भारतीय रिटेल ऊपर चला गया रिलायंस के कंपटीशन के बावजूद, तो कंपनी में अगर दम है तो एक टाइम मार्केट उनकी वैल्यूएशन को तोड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे कंपनी इंप्रूव करेगी, जैसे जैसे कंपटीशन अपने प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है कि नुकसान खाएगा, तो ये कंपनीज भी चलेगी। तो क्वालिटी कंपनीज है, अभी बहुत बुरी समस्या है इन कंपनीज में। जिनके भी पोर्टफोलियो में अच्छी अच्छी क्वालिटी कंपनीज है, उनको थोड़ा सा ट्रबल अभी फील करना होगा, और साथ में उनको ऐसी ऐसी कंपनीज भी रखनी पड़ेगी जिनकी ग्रोथ अभी आ रही है। जो हॉट सेक्टर से उसको भी मैनेज करते रहना पड़ेगा, तब जाके पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को। अदरवाइज पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा सा ट्रबल शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में इन्वेस्टर्स को महसूस करना पड़ेगा। जैसा कि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि ये इस तरह का रेसिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस बना था, तो ये
रेसिस्टेंस को लेकर स्टॉक अभी नीचे जा रहा है। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है BSC, 6% की क्लोजिंग है इसमें डाउनसाइड की, और ये तो आई थिंक ज़्यादा गिर गया था नीचे, थोड़ा सा रिकवर करके क्लोज हुआ। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 77 का इसका PE रेशियो है। अब देखो न्यूज़ क्या है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि मेंशन तो ये कर रहा है कि जेन स्ट्रीट इसको बैन करने के बाद में स्टॉक का प्राइस है 15% के साथ में गिर चुका है 3 ट्रेडिंग सेशंस में। ऑल टाइम हाई से 21% ऊपर सॉरी नीचे है। खरीदना चाहिए बेचना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं या आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये न्यूज़ तो आ गई है, लेकिन कुछ बड़ी न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा जो न्यूज़ वाली स्क्रीन पर यहाँ पे आपके सामने है और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, 1 जुलाई को एक न्यूज़ आई थी जिसमें BSC के वॉल्यूम्स गिर गए थे जून के महीने के, 13% के साथ में ड्रॉप था। इसका मतलब है ADTV एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ये ड्रॉप कर गए थे 13% के साथ में, 13% के साथ में MOM यानी पिछले महीने जून से पहले जो महीना था उसमें जून के कंपैरिजन में 13% का ड्रॉप इसमें था। तो ड्रॉप होगा तो कमाई कम होगी, यानी लोगों ने ट्रेडिंग कम की है जून के मंथ में। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ठीक है, अच्छी न्यूज़ आप इसको बोलोगे BSC के लिए तो, कि सेबी के पास में अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वीकली क्लोजिंग को बंद कर दे। अभी के समय बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है तो सेबी सोच रहा है कि वीकली क्लोजिंग को बंद कर देता हूँ, फिर ट्रेडर क्या करेगा, मंथली एक्सपायरी पर क्लोजिंग मतलब सॉरी एक्सपायरी पर काम करेगा। तो वीकली एक्सपायरी ऐसा कुछ अभी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेबी का ऐसा कोई प्लान नहीं है। सेकेंड न्यूज़ आप देख सकते हैं, अभी की आज की न्यूज़ है 12:28 के आसपास आती हुई देखने को मिलती है कि सेबी ने अभी तक ऐसा कोई भी प्लान स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं की है जिसमें ऑप्शन की जो पोजीशन है उसको कैश पोजीशन के साथ में कनेक्ट कर जाए। ऑप्शंस कॉल पुट के अंदर लोग काम करते हैं, उसके साथ में कैश पोजीशन भी कनेक्ट हो जाएगी तो काइंड ऑफ थोड़ी सी रिस्क कम हो सकता है, हैजिंग हो सकती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो वो चीज़ के लिए अभी तक सेबी ने कोई भी प्लान नहीं किया है। तो ये भी एक न्यूज़ है जो यहाँ पे प्ले होती हुई देखने को मिल रही है। अब देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि स्टॉक का नेचर क्या है। ये BSC है, स्टॉक है ये, और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ही बड़ी तेजी यहाँ पे आती है। इसको आप बिटकॉइन बोलो, क्रिप्टो बोलो, आप स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ी तेजी आती है, स्टॉक काफ़ी गिरता भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पास्ट का डेटा देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर, और इसके अंदर आप नोट करोगे तो 2022 के मई में, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2023 के जून तक, मतलब 1 साल हम इसको मोटा मोटी मानेंगे। सो यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस है ना 350 रुपीज़ का था, और गिरते गिरते ये स्टॉक हो गया था 150 रुपीज़ के आसपास, यानी 212 रुपीज़ गिर गया था एक झटके में। इतने टाइम तक स्टॉक डाउन ट्रेंड, अगर कोई इन्वेस्टर खरीद रखा होगा यहाँ पे ऊपर तो वो सोच रहा होगा कि कैसे क्या हो रहा है स्टॉक के प्राइस में, और 60% क्रैश हो जाना। अब कितने लोगों ने इसको होल्ड किया होगा, कितने लोगों ने एग्जिट किया होगा। जैसे मान लो किसी इन्वेस्टर ने इसको खरीदा यहाँ पर इस प्राइस पे, तो ये सपोर्ट टूट गया, तो जो मोमेंटम वाला होगा तो वो तो ब्रेक होते ही बेच देगा, क्योंकि ये क्या था, एक रेसिस्टेंस था। स्टॉक में आप देखोगे ना तो ये सब छोड़ दो, यहाँ तक की चीज़ें, इन सब चीज़ों को एक बार मत देखो। आप देखो यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ऐसे चल रहा है। ये क्या था, एक रेसिस्टेंस था, तो रेसिस्टेंस से ये बन गया सपोर्ट यानी मोमेंटम। फिर ये क्या था, फिर ये एक रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस से क्या बन गया, सपोर्ट यानी मोमेंटम। अब ये वाला सपोर्ट तो चलो और ऊपर शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ से जैसे ये टूट गया, ये ब्रेक डाउन कर गया, तो मोमेंटम हो गया ख़त्म। अगर आप इसको दूसरी तरीके से भी ड्रॉ करोगे तो भी आपको यहाँ पे ये वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसमें ये हो गया मोमेंटम ख़त्म। अब स्टॉक लोअर बॉटम के साथ में नीचे जा रहा है। तो जो समझदार आदमी होगा, जो शॉर्ट टर्म वाला प्लेयर होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला नहीं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म वाला जो भी होगा, जो समझदार होगा वो एग्जिट कर देगा, चाहे वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और जो शॉर्ट टर्म वाला एग्जिट नहीं करेगा वो बैठा रहेगा, वो शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म यहाँ पे बना देगा और स्टॉक को 60% गिरता हुआ देखेगा। उसके बाद में क्या होगा, स्टॉक रिकवर भी करेगा। तो रिकवर करेगा तो उसको लगेगा यार चलो ठीक है, इतना रिकवर कर गया, यहाँ पे बेचता हूँ, तो वो यहाँ पे बेचेगा। थोड़ा सा रिकवर कर गया, मान लो किसी ने सोचा कि मेरी प्राइस आएगी तब बेचूंगा, तो यहाँ पे बेच गया। थोड़ा बहुत और स्विंग लेके बेच देगा, हो सकता है कोई बहुत मतलब ज़्यादा पेशेंस हो जिसके अंदर कि चलो ठीक है स्विंग देखते हैं। उसके बाद में नहीं रखते हैं नॉर्मली लोग, क्योंकि इतना जब गिरावट देखते हैं 60% की तो बेचने के लिए सबसे पहले वो सोचते हैं, ठीक है, होल्ड करने की बात वहाँ पे नहीं आती है। उसके बाद में स्टॉक ने फिर आप देखो क्या कर दिया, अभी बड़ी तेजी बनी। तो वॉलेटिलिटी हाई है, टेक्निकल के साथ में ऐसी कंपनीज में काम करते हैं इन्वेस्टर, ट्रेडर, मैं इन्वेस्टर भी बोलूँगा क्योंकि ठीक है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कंपनीज के अंदर इसी तरह से काम होता है।
अब देखो उसके बाद में क्या हुआ था, स्टॉक जब 60% गिरा तो यहाँ पे दोस्तों आप इस गोले में देख सकते हैं स्टॉक 35% के साथ में गिरा। नॉर्मल सी गिरावट है इसके लिए 35-40% गिरना। उसके बाद में स्टॉक गिर गया 40%। अभी स्टॉक 20% नीचे है। तो टेक्निकली स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है बुलिश है अभी भी। जब तक ये जो रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट अब इसका बन चुका है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक का स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव होना, ब्रेकडाउन होना, उसके बाद में इन्वेस्टर ट्रेडर क्या करता है वो हम इस स्लाइड में समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये अब इस कंपनी की सिचुएशन है। और इतनी जो वॉलेटाइल कंपनीज होती है बहुत बढ़िया पैसे भी बनते हैं इसमें, क्योंकि 300 रुपये का स्टॉक तभी तो देखो आप कहाँ पे पहुंच चुका है बहुत ही कम टाइम में। तो रिस्क भी लेना पड़ता है ऐसी कंपनीज के स्टॉक के अंदर। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है एंजल वन। 4% के साथ में स्टॉक आज क्रैश हो चुका है। अब देखो 4% तो कहने की बात है, स्टॉक गिर गया था 6% के साथ में, ये भी बीएससी की तरह डाउन था। उसके बाद में थोड़ी सी बाइंग इसमें हुई। 21 का पी रेशियो है, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी जो न्यूज़ है ना वो प्ले हो रही है कि कंपनी का जो बिजनेस अपडेट है वो खराब था। कंपनी का जो क्लाइंट एक्विजिशन है वो गिरा था, यानी कंपनी नए क्लाइंट ऐड नहीं कर पाई। पुराने क्लाइंट से कितना ही काम करवा लेगी कंपनी, तो नए क्लाइंट ऐड नहीं होंगे जब तक कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा अच्छी तरह से। प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो स्टॉक क्यों बढ़ना चाहिए। तो जैसे ही अपडेट देखा, इन्वेस्टर ने तो सोचा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या था, इन्वेस्टर ने तो यहाँ पे इसको खरीदा हुआ था, स्टॉक को ऊपर लटकाया हुआ था हवा में। जैसे आप देखोगे ये एक रेसिस्टेंस बना, फिर इसको एक पॉइंट हम मान सकते हैं, फिर लाइन को आगे करें तो ये एक रेसिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस से हो गई प्रॉफिट बुकिंग शुरू, और प्रॉफिट बुकिंग करते करते स्टॉक अभी अपने हो सकता है अपने सपोर्ट पर पहुंचने की कोशिश करे, जो कि ये लेवल है। तो ये पैटर्न है, सिंपल पैटर्न है इसमें। और जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, स्टॉक जब रेसिस्टेंस पे होता है तो ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे बेचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। जिसको लॉसेज हो गए वो तो चलो होल्ड कर लेगा, वो तो बेचेगा नहीं। लेकिन जहाँ पे ऑल टाइम हाई स्टॉक जा रहा है रेसिस्टेंस पे, ऑलमोस्ट 90% लोगों के पास में प्रॉफिट होता है और वो बेचते हैं जब स्टॉक नीचे आता है। अभी आप देख सकते हैं न्यूज़ कुछ ऐसी थी कि कितना क्या है यहाँ पे। वैसे तो 31% के साथ में एडिशन है क्लाइंट बेस, लेकिन वैसे अगर हम देखें ओवरऑल तो वो गिर चुका है। अब इसके रिजल्ट कब आने वाले हैं, इसके दोस्तों रिजल्ट आने वाले हैं 16 जुलाई को। तो 16 जुलाई से पहले की बिकवाली अभी इसमें चल रही है, देखते हैं कितनी बिकवाली इसमें होती है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियोस पे आप देख लेना, इस वीडियो को भी आप जरूर देखना, बहुत कुछ इसमें आपके लिए है सीखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।